हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एलएलबी की अपडेटेड लिस्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो आपको दिख जाएगा सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। सारे बच्चे कंफ्यूज इसलिए थे कि जब वो एलएलबी लिख रहे थे तो नहीं आ रहा था। जैसा मैं आपको दिखा देता हूं, LL.B जैसे भी आप लिखोगे तो आपको वही कॉलेज जाएंगे जिसमें ये नाम लिखा हुआ है। बहुत लोग बहुत ये सर्च करके परेशान है, सर इसमें तो BHU नाम ही नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे इसको तो थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है भी। जैसे आप LLB लिखोगे तो अक्स यूनिवर्सिटी 3 ईयर कोड लगभग सबका COQP11 ही है। ठीक है, सबका COQP11 कोड है, देख लो। ठीक है, इसमें श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, रयत बहरा यूनिवर्सिटी है, KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी कोड सेम है। कोड सब में सेम है। एलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है, 50% आपके नंबर चाहिए, फाइनल हो जाना चाहिए आपका, फेल ना हो आप किसी भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में भी, अमेठी यूनिवर्सिटी पंजाब में भी, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा में भी। अब बात समझो आप, यहाँ LLB लिखने वाले बच्चे परेशान हो जा रहे हैं, सर यहाँ तो हमारा दिखाई नहीं रहा है, हम क्या करें। हम तो हमने उनको उपाय बताया कि भैया लॉ डाल दो ना। लॉ 2 होंगे, या तो 3 ईयर होगा या आपका 2 ईयर प्रोग्राम होगा। LLM तो LLM पे मत ध्यान दो, LLB आओ यहाँ पे। देखो, एक अपेक्स यूनिवर्सिटी बड़ा, इसका भी कोड यही है, तो कोड लगभग सेम है। और उस कोड को हमने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अभी के अभी देख लीजिएगा, आपका वो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट और उसका सिलेबस आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो LLB इसमें देखते चलो, ये सब LLM है, जहां भी होगा हम अंडरलाइन कर देंगे। आपकी फिक्र सबसे पहले मुझे ही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है भाई, क्लिक करके आप फुल डिटेल भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें याद रखना ओपन से अगर पढ़ा है तो आपने फॉर्म नहीं भर सकते हो, और प्लस 50% नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, COQP11 भागवत यूनिवर्सिटी, ये LLM पे नहीं जाना है। LLM पे कहीं जगह कोड भी गलत दिए हुए हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं LLM में उनकी यूनिवर्सिटी में कोड दिया हुआ है, जैसे COQP14 है LLM का कोड, लेकिन वो आपको LLM वालों के लिए है। अब देख लेते हैं LLB, फिर से आया डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। GD गोयन का आ गया, देखो हमने पहले भी देखा था। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, ये आपका LLB ऑनर्स KR मंगलम यूनिवर्सिटी आ रहा है ना। बताओ, सब लोग परेशान है कि सर आ नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, मार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। अब आज से कल तक जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं, वो फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा है, उस ग्रुप में सब लोग क्वेरी पूछ रहे हैं और उनको हम बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भी LLB है, LLM दोनों है, तो दोनों LLB वाले को COQP11 कोड है। ठीक है, उसी तरीके से आपको LLM LLB दोनों में समझ बनानी पड़ेगी। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो नहीं है लॉ का कोर्स, लेकिन अब इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय दोनों जगह होता है लॉ की पढ़ाई, तो उसकी फॉर्म PG के अलग आएंगे, UG के इसके साथ आएंगे, लेकिन PG वाला फॉर्म अलग आएगा। समझ में आ गया आपको। सो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट मोड में पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि जैसे मिल रहा है वैसे समझ ले, नहीं, आपको समझना है। यूनिवर्सिटी के लिस्ट पे भी आप जाके कोर्स देख सकते हो, जैसे मान लो BHU है तो इस पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, कौन सा कोर्स है, उसका क्या कोड है और क्या है, ये सब चीज हमारा बताना आप तक फर्ज है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी लिस्ट अपडेटेड हमने दे दिया है, और ये रहा COQP11 का सिलेबस LLB के लिए और बाकी सारे कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलो भैया आ जाए, पहले समझे इसको। सिलेबस फॉर जनरल पेपर, यहां लिखा हुआ है सिलेबस फॉर जनरल पेपर। अब आप सोचोगे सर ये तो जनरल पेपर लिखा है, ये तो लॉ लिखा ही नहीं है, तो हम क्यों माने आपकी बात। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सिलेबस पे आप जाएंगे और जब आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप देखेंगे ना, तो इसमें लॉ को आपको सर्च करना है। क्या करना है, लॉ वाले पार्ट को। अब जो ही लॉ वाले पार्ट को सर्च करेंगे आप, LLB लिखेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके लिए जो सिलेबस निकल के आएगा वो किस चीज का निकल के आएगा, वो कोड आपको ध्यान रखना है। ध्यान से सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन लॉ का जो भी कॉलेज होगा वो यही कोड मांगेगा। क्लियरली समझिए, लॉ के लिए यही कोड मांगेंगे। जैसे आपको COQP11, ये किसका किसका, जनरल का है, LLB का है। तो अब कंफर्म हो गए आप कि जनरल LLB का ही ये जनरल पेपर में ही COQP11 आएगा। इसमें क्लियरली LLB लिखा हुआ है। और अब सारे डाउट्स खत्म हो गए, क्योंकि लीगल पार्ट भी इसी में इंक्लूड कर दिया। सिलेबस में अभी देखेंगे, बने रहो ना वीडियो पे। बोल तो रहा हूं, सब्सक्राइब करोगे, इतना वैल्यू एडिशन और इतना फायदा मिलेगा ना कि मजा आ जाएगा। इतना कोई देगा नहीं ना, किसी के पास टाइम है, सब लूटने में लगे हुए हैं ना। सो आपको ध्यान रखना है कि COQP11 कोड हमने आपको दिखा दिया कि भैया हम ही अपने मन से नहीं बता रहे, ये ऑफिशियली है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये चीज। अब आ जाते हैं इनके सिलेबस को। सिलेबस, इस सिलेबस को अगर हम देखें तो इसमें 75 क्वेश्चन है। ध्यान से देखो आप, 75 क्वेश्चन
एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक गलती करोगे तो -1 हो जाएगा आपका, यानी अगर 4 क्वेश्चन गलती किए तो एक सही क्वेश्चन का ले गया आपको पूरा। क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन गलत होने पे एक क्वेश्चन एक माइनस हो गया। अब आ जाता है ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि सभी क्वेश्चन जरूरी हैं और ये स्पेसिफिक नॉलेज पे भी हो सकता है। क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल। ये भी जो कंफ्यूजन बच्चों का होता है, दोनों भाषा में रहेगा। आप जो भाषा आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर दो वो लैंग्वेज यहाँ रहेगा। जनरल पेपर में आपको यहाँ समझना है कि आपके जो सिलेबस है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, देखो भाई मैं अपने से वही चीजें बता रहा हूं जो ऑफिशियल दिया हुआ है। कल को जाकर के ये डिस्क्लेमर है, कल को जाकर के ये चेंज हो गया तो मेरी गलती नहीं है। समझ रहे हैं बंधु? बात समझ में आया? 75 क्वेश्चन से सीयूईटी की ये बदमाशी हमेशा से रही है। वो अभी 75 दिखा रहा है, आपको 100 क्वेश्चन कर दे, कल 200 क्वेश्चन कर दे, घंटा को बढ़ा दे, बाद में अलग से ऐड कर दे, तो मेरी गलती नहीं है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी। और जो बदला जाएगा तो हम बता देंगे, सीयूईटी की ही रहेगी। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इंग्लिश पार्ट, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेज एरर्स, जम्बल्ड पारा मतलब ABCD को मैच करवाना है कौन किसके बाद होगा तो कंप्लीट सेंटेंस होगा। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर बात आप समझ पा रहे हो ना ये बात? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी मैसेज कर रहे हैं कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये कोर्स के रिगार्डिंग जो मैसेज बच्चे कर रहे हैं उनको बता दें कि अभी तक जबरदस्त ऑफर जो चल रहा है ना वो अभी चल रहा है, 1 तारीख के पहले आपको मिल जाएगा 2499 रुपए में। तो भैया ले लो ये ऑफर, फिर मिलना है नहीं। एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन हमारा बहुत रोल प्ले करेगा। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट भी मिल जाएंगे। आपको 6 PM पे मैथ्स की क्लासेज आ रही हैं, 7 PM पे इंग्लिश की वीडियोज आएंगी, रिकॉर्डेड या लाइव क्लास जो भी हो आपको देखना है, क्योंकि यही सारा आपका सिलेबस है। हिंदी व्याकरण में अगर देखें तो ये सारे चैप्टर है, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार मतलब शुद्ध करना, उसको सीरियली बैठाना, एक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम, मुहावरे, कहावतें, इंग्लिश वाले का ही है, वही भाषा में तो हर चीज है। अब आ जाते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये एक बड़ा यहाँ पे आपको मतलब कह ले कि पहले से भी जान पहचान है आपको, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ भाई। तो लिटरेचर, हिस्ट्री, लिटरेचर का क्या मतलब है यार? लिटरेचर का सिंपल मतलब है कुछ किताबें हैं साहित्य में, या कुछ किताबें हैं जो करंट में चल रही हैं, या जो कुछ किताबें हैं जो एंशिएंट, मेडाइवल और आपको मॉडर्न में जरूरत है, उनसे ही लिटरेचर का आप संबंध देखना। लिटरेचर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने मत बैठ जाना। ठीक है, हिस्ट्री, इतिहास फ्रॉम हड़प्पा से लेकर के और अभी तक पढ़ लो आप। तो लॉ वाले बच्चों के लिए बड़ा अनमोल ऑफर है। जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए हम थोड़ा और पैसा कम कर देंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, सारा नोट्स देंगे और आप कॉल कनेक्ट कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फीचर है। DU LLB के लिए बच्चों के लिए रामबाण होने वाला है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की बात है सीधा, पर्सनालिटीज जो न्यूज में है, स्पोर्ट्स जो न्यूज में है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। सोच लो आप ये कितना टफ है। अगर अपने से कर पाए तब तो वेल एंड गुड। और ये जो बच्चों के दिमाग में था ना कि सर SSC का सिलेबस है, देख लो भैया SSC यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी भी है, इकोनॉमिक्स भी है। अब लो बदमाशी हो गई। साइंस सीधा लिख दिया है, साइंस कौन से क्लास का कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। पॉलिटिक्स भी लिखा है और लीगल अवेयरनेस भी है, ट्रेड अवेयरनेस भी है, ज्योग्राफी भी है और कल्चर भी है। लीगल अवेयरनेस क्या होता है लॉ वाले बच्चों के लिए हम बता दें। देखो भाई, लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, रिलेटेड विथ लॉ। किससे होगा? लॉ से रिलेटेड होगा। ये तो आप समझदार हो, ये चीज आप मान रहे हो, है ना? तो लॉ का बड़ा रोल रहेगा। क्या होता है आपने देखा होगा 370 वाला वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी स्पेसिफिक चीजों पे अगर जजमेंट दे रही है, बहस कर रही है, तो ये अपने आप में यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी चीजें हम पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पे भी, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन जो समझ में आना चाहिए आपको बात, वो ये समझो आप कि ये लीगल पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लगभग 1 साल के लीगल करंट अफेयर्स इसमें पूछ दिए जाएंगे। समझ में आया कुछ? ट्रेड अवेयरनेस, व्यापार किससे किससे हो रहा है, इसका रिपोर्ट छपता रहता है। द हिंदू पेपर पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी भी पढ़ोगे उसमें भी आता है। व्यापार घाटा किससे बढ़ा किससे घटा,
कौन से चीज़ों का, ये सब करंट का पार्ट है। ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट है, भारत की ज्योग्राफी और विदेश फॉरेन वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इसमें होना चाहिए। कल्चर है ना, नटराज की मूर्ति में कितने हाथ हैं बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। बताइए भैया कितने हाथ हैं नटराजन की मूर्ति में, कहाँ पे है नटराज की मूर्ति, याद है ना, शिवा, लॉर्ड शिवा की वो एक प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है और आपको इस वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा, मतलब आगे देखोगे तो मिल जाएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मतलब कंप्लीट। सो कंप्यूटर बेसिक्स पे आ जाओ। इसके तो पूरे चैप्टर ही हमने यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं पूरे प्रीवियस ईयर में। अब पूछोगे सर वो है कहाँ, तो अगर आप वो कमेंट करोगे तो हम सारा लिंक आपको दे देंगे उसी कमेंट में। जो बच्चा होशियार है ना वो पढ़ के रेडी है पहले से, वो सब कंप्लीट कर लिया है पहले से। कंप्यूटर एब्रिविएशंस, कंप्यूटर शॉर्टकट की सब बड़े अच्छे से पढ़ाया था हमने, पीडीएफ भी आपको दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस, इसको इतना अच्छा से पढ़ा के और इतना बढ़िया से इसके क्वेश्चन करवा देंगे ना, कोई नहीं करवा पाएगा, गारंटी देते हैं। कंप्यूटर पूरा हम फिर से आपको रिवीजन करवाएंगे, जहां तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़वाएंगे और पढ़ा करके सारा जबरदस्त करवा देंगे। एक सप्ताह का भी ये सिलेबस नहीं है, 10 दिन लगेगा, मान लो 15 दिन लगेगा। अगर आप तैयार हैं पढ़ने के लिए, पेड हो या फ्री हो, तो मैं भी तैयार हूं इस बार पढ़ाने के लिए। सो अब आ जाओ बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। जनरल एप्टीट्यूड इसका क्या मतलब है, इसमें समझो सीधा मैथ और रीजनिंग के कुछ जनरल मैथ्स के चैप्टर रहेंगे। जैसे रीजनिंग में देखें तो क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एज, नंबर या ट्रेन। अब ये ट्रेन वाला एज वाला ही मैथ में भी आता है। एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब मैथ और रीजनिंग का एक साथ दे दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर, बदमाशियां देखो, स्टॉक एंड शेयर ये कितनी मतलब ये मॉडर्न एरा में कितना अपडेट कर दिए हैं। डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन, जो यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता था पहले पढ़ते थे वो सब, मिक्सचर, एलिगेशन, एरिया, लॉजिकल एंड सरफेस एरिया। अब बदमाशी इनको देखो आप, लॉजिकल रीजनिंग में फिर से नए चैप्टर, सीक्वेंसिंग, लीनियर अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो होता है, इसमें मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, सेंटेंस आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट जो पूछा जाता था, है ना, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला सवाल, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, इन्फेरेंस, नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, एनालिटिकल। अब जो एसएससी वाले बच्चे हैं उछल पड़ेंगे, सर ये तो पूरा का पूरा मेरा सिलेबस है। भाई मेरे इसके क्वेश्चन देख लो और उसके क्वेश्चन देख लो, बन तो जाएगा, लेकिन जो इसमें स्पेसिफाइड पूछेगा वो कैसे करोगे। स्पेसिफाइड पूछता ही पूछता है और इस बार तो दिया है इन्होंने। तो आप अगर सोच रहे हो कि 75 क्वेश्चन में से 60 तो यही रहेगा, तो फिर लॉ का एग्जाम वो होगा नहीं, वो तो एसएससी का ही एग्जाम हो जाएगा। लैंग्वेज तो एसएससी में भी बच्चे फेल होते ही है लैंग्वेज में, तो इतनी दाल गलने वाली है नहीं जितना आप सोच रहे हो। थोड़ा सा स्पेसिफिक आपको तैयारी करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस चीज की, मैंने जानबूझ के इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। हमने आपको सिलेबस बता दिया अभी, अब लगे हाथों आपको कट ऑफ का डिक्लेरेशन कर देते हैं और कट ऑफ के बाद आपको हम किताबें बता देंगे, आपको कौन सी किताबें चाहिए। झूठ वाली बात नहीं है कि हम आप आइए हमारे पास पढ़ लीजिए और सारा कुछ पढ़िए, ये सब पंचायत वाली बातें नहीं, पढ़ना है खुद से पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा एग्जाम, ठीक है। हमारे यहाँ गाइडेंस लेते रहो, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। रीजनिंग पढ़ने के क्या बेस्ट तरीके हो सकते हैं, टाइम बचाओ, सबसे बड़ी चीज है। सो जो बच्चे ने भी 70% से ऊपर रख लिए, किसका, फुल मार्क्स का, 300 का अगर एग्जाम होता है तो उसके 70%, अगर 400 का एग्जाम होता है तो उसका 70%, कितना हो गया भाई, जो भी होगा याद रखना 70% ले लिया उसने, अपना रिजल्ट पक्का कर लिया। आप पूछोगे सर आप ये ऐसे ही आकाशवाणी कर रहे हो क्या, पिछले कई वर्षों के जाओ प्लेलिस्ट में और आप देख लो, कट ऑफ देख लो, उसका एनालिसिस करके मैं ये बता रहा हूँ। कट ऑफ पूछोगे सर 23 में कितना था, 23 का पूरा कट ऑफ का वीडियो अच्छा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा मैं यहाँ बेकार समझता हूँ दिखाना, इसलिए कि जब वो वीडियो में मैंने 10 मिनट ये एक्सप्लेन किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो यहाँ फिर बताना टाइम बढ़ाना हुआ। तो मैंने अपने अनुभव से बता दिया, 70% अगर ला दिया ना आपने, लिख लो, आपका नाम जो भी हो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर मैं ये हूँ, मैं डायरी में लिख लूंगा इस चीज को
कि हाँ ये राकेश ने हमें बताया कि सर ये आपने इतना कहा था, लिख लो मेरा नाम, आपका हो जाएगा। 70% आपने लाया तो ये आप अगर कर लेते हो तो आपको अब एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि शुरुआत कहां से करें। अभी तो सारे यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे फॉर्म ही नहीं दिया है। भैया सुनो, इधर इधर बाहर जो कर रहा हूं उसको समझो। यूनिवर्सिटी जब देगी अपनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, वेबसाइट होगा ठीक, फॉर्म भरोगे आप। फॉर्म भरने का पूरा टाइम अगर बढ़िया से भी जाके उसके ऑफिस में भी फॉर्म भरोगे ना, यूजीसी ऑफिस में हेडक्वार्टर में, तब भी आपको 1 दिन लगेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता इतने दिन क्यों? क्योंकि ये आपका कीमती समय खा रहा है, फॉर्म की चिंता। जब तक याद रखो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं देती है, क्लियर उसमें लिखा होगा कि उनको कौन सा कोड चाहिए, जो कोड चाहिए वो सिलेबस पढ़ेंगे और वही फॉर्म भरेंगे। बात समझ में है? तो अपना यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो कि बीएचयू चाहिए, डीयू चाहिए या सब चाहिए, ऑप्शन आप कितना रखना चाहते हो। क्लियर हो गया? तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले ये चिंता छोड़ो, और जो ये सिलेबस दिया है ना लॉ वाले बच्चों के लिए, इसको छाप डालो, इसको पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ने के लिए पहला स्टेप होता है PYQ। ये वीडियो में अभी आएगा PYQ, आराम से उसको देखो, एनालिसिस उसका समझो। PYQ को एनालाइज करने का पता चलता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। दुनिया का बड़ा से बड़ा एग्जाम, गारंटी दे के कह रहा हूँ, बड़े से बड़े एग्जाम में उससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सो ये एनालिसिस आपको करना है। दूसरा पॉइंट आपको करना है, आपको अपने वीक पॉइंट, मैं इधर लिख देता हूं, डोंट वरी, इधर वीक, वीक मतलब कमजोर, लिख देता हूं हिंदी में ही, कमजोर और मजबूत चैप्टर्स लिखने हैं। कमजोर कितने हैं चैप्टर और स्ट्रॉन्ग कितने हैं चैप्टर, आपने लिख दिए, नोट कर दिए। अब आपका हो गया काम आसान। क्यों हो गया काम आसान? क्योंकि आपको ये पता है कि भाई कमजोर वाले पे हमें 6 घंटे पढ़ना है और जो मजबूत वाले हैं उन पे 2 घंटे पढ़ना है। समझ गए बच्चे? तो इससे आपका स्ट्रैटेजी दूसरा हो गया, दूसरी सीढ़ी आपने चढ़ ली है। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको अपनी औकात पता चल जाएगी। जिंदगी में वो लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं ना जिनको जल्दी औकात पता चलती है। जैसे बताते हैं, बहुत लोगों के ये भ्रम में रहता है कि हम बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, बहुत पापा की परी हैं, और बहुत सारे उम्मीद लेकर के वो बैठे रहते कि अरे सब बढ़िया है। जैसे ही एक बार केस उन पे हुआ, एक बार मारपीट उनकी हुई, तो उनको अपनी औकात का एहसास होता है। समझ रहे हो? तो ये चीज समझना लाइफ में बड़ा जरूरी है। जैसे ही बाबूजी घर से निकाल दिए, उनको अपनी औकात समझ में आ गई कि भाई मेरी तो यही औकात थी, हम तो फालतू फैलेसी में गलत धारणा पाल के बैठे थे। तो औकात अपनी समझो कि हम अभी हैं कहाँ, ईमानदारी से, और उसको समझने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करो, और दिन रात एक करके पढ़ो। ये नहीं कि आज ये पढ़ लेंगे, छोड़ो ना कल का है, आज क्यों पढ़े। जितना घुसोगे ना पढ़ाई में उतना रस निकलेगा उससे। पढ़ाई को छोड़ दोगे ना, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको बहुत दूर छोड़ाएगा। तो रस निकालो उसमें से कि यार क्या बात है, इंग्लिश ग्रामर का वो सारा चीज सीख लेंगे तो अंग्रेज बन जाएंगे, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलेंगे। ये अंदर से रस आना चाहिए कि यार मजा आएगा, अगर हम इंग्लिश का वर्ड सीख लिए तो मजा आएगा ना, लोगों के सामने प्रतिष्ठा बनेगी अपनी। ये चीजें लाओ। पढ़ाई में मोटिवेशन जरूरी है, सुबह उठ के वो काम करने के लिए। क्लियर है? बात कर लें बुक लिस्ट की, चूंकि अब इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो मेरे क्लासेस को अगर आप फॉलो कर रहे हो, शाम में 6 PM पे सर आ रहे हैं, मैथ्स की क्लास, मैथ रीजनिंग वो पढ़ाएंगे रिलीजियसली। 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट, जितने भी पढ़ा रहे हैं वो क्लास अगर आपने कर ली है, जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। छोड़ दोगे, उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी, उनको फालतू के स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? उनको काम के स्टूडेंट मिलेंगे। वो पढ़ लो, मैथ रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, रीजनिंग की और मैथ्स की किताबें आपको जो अच्छे भाषा में मतलब सुस्पष्ट समझ में आए भैया, हो सकता है वो आपको आर.एस. अग्रवाल हो सकता है अरिहंत हो सकता है लूसेंट हो, ले लो, जाओ पढ़ो, देखो, किताब का समय बिताओ। किताबें सब जब खरीदोगे 2-3 हज़ार की किताबें हो जाएंगी आपके पास, जीके जीएस हो, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर, इस सब की किताबें मिलाओगे 1000-2000 की किताबें हो जाएंगी। वो सारा मटेरियल वैसे भी हम उतने प्राइस में आपको दे रहे हैं और साथ में क्या पढ़ा रहे हैं। तो आपको देख लो टाइम कहाँ बच रहा है। बहुत बच्चों को अभी यही नहीं पता है कि फॉर्म आ गया है, तो उनके लिए थोड़ा उनको ऐसे पकड़ के हिला देते हैं हम वर्चुअली कि भाई जग जाओ, फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो मैथ्स रीजनिंग का ये सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो। तो सारी चीजें हमने आपको बता दी। आपके लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस है। आपसे विनती है कि कमेंट जरूर करें और हमसे पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो अभी हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी
एंड इसका जो सैटेलाइट सेंटर है अमेठी, ये आपको दो यूनिवर्सिटी में दो नाम दिख जाएंगे लिस्ट में। पहला लिस्ट आपको जो है मेन यूनिवर्सिटी का है और उसी का सेंटर जो है सैटेलाइट सेंटर अमेठी में यहाँ पे दिख रहा है। अब एक चीज बड़ी ध्यान से आप देखिएगा, सैटेलाइट सेंटर है तो दो है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपकी फॉर्म जो है वो निकाल दी गई है और फॉर्म आपके निकलने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी में सेक्शन में जाना है, यहाँ पे CUET PG का अलग वेबसाइट इस बार बना है pg.cuetsamarth.ac.in। प्लीज थॉरोली जांच करके आप फॉर्म भरिएगा, ये ध्यान रहे। इसमें जो मैक्सिमम पेपर कोड इस्तेमाल होने वाले हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेपर कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेपर कोड क्या है सभी पेपर का, लाइक इकोनॉमिक्स का आप यहां देख लो, उसके बाद आपको COQP 11 है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, बीलिव का, एमलिव का COQP 13 है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां बहुत सारे कोर्सेज नहीं है। लॉ में अगर देखोगे आप, यहाँ पे लॉ, ह्यूमन राइट्स 2 ईयर 1 ईयर, ये PG की बात हो रही है, LLM की। यहाँ BBA LLB होता है, ठीक है। तो उन सारे कोर्सेज का लिस्ट में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको जो भी कोर्स की तैयारी करनी है, मुझे बस बताना था कि इसका लास्ट डेट जो अभी के नोटिफिकेशन में है वो 24 जनवरी है, तो 24 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो। आप अगर अमेठी कैंपस का देखना चाहते हो तो वो भी आपके बगल में ऑप्शन अवेलेबल है, आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन में जाना है। और जो चूंकि हर सब्जेक्ट यहाँ पे है, कुछ वहां पे है, हर सब्जेक्ट एक जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो यहाँ पे हिस्ट्री एंड इंग्लिश अभी टेस्ट पेपर कोड दिखा रहा है अमेठी कैंपस में। सो एलिजिबिलिटी देख लो आप और पेपर कोड देख लो। बाकी आपको सारा डिटेल हमने पिछली बार भी बताया था, इस बार भी बताएंगे। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर हमें अभी बताएं, विद इन 10 मिनट्स हम आपको रिप्लाई करेंगे, ये हमारी गारंटी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो जनरल पेपर जो COQP 11 है, जिसके अंदर DU LLB एंड BHU LLB दोनों कोर्स की प्रिपरेशन एक ही कोड में होनी है। उसके सिलेबस को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लीगल अवेयरनेस नाम का एक प्राणी मिल जाएगा इसमें, जो कि इस बार नया ऐड किया गया है। इसके खिलाफ आपको मालूम है, इसके लिए केस चल रहा था एक्चुअली, कि लॉ के एंट्रेंस पेपर में लीगल से ही कुछ भी सवाल नहीं रहता है। तो ये लीगल अवेयरनेस सबके लिए नया है। और याद ध्यान रखिएगा, ये लीगल एप्टीट्यूड से अलग है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड क्लैट में या BLLB में या और जगहों पे पूछा जाता है, हालांकि उसके कुछ पॉइंट्स इसमें जरूर काम आएंगे, लेकिन ये हम लोग पहला क्लास देखने जा रहे हैं, ठीक है। और डे 75 जो है ना, आप अपने आप का डेडिकेट कर दो। इसमें से मतलब 10 दिन पहले हमने आपको दिए हैं, किस लिए? क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कहां पे? आप चले जाओ प्लेलिस्ट में लीगल मैगजीन के, क्योंकि लीगल मैगजीन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो 10 दिन उधर से, बाकी जो 65 दिन है आपको डेडिकेटली अब करंट अफेयर्स, लीगल का जो अवेयरनेस वाला पार्ट है करंट अफेयर्स का, वो हम देखेंगे। देखिए, इन्हीं लीगल अवेयरनेस में बहुत सारे वर्ड का यूज होता है, ठीक है। अब वो जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं लीगल मैगजीन। तो आप सोचते हो सर ये अजीब अजीब नाम होता है, क्यों याद करना पड़ता है? तो उससे बेटर नहीं है कुछ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि याद करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, बार बार लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और सारा जो PDF है वो कहीं ना कहीं हमने टेलीग्राम पे ही भेज के रखा है, सो आपको ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम, ठीक है। सो चलिए, इवनिंग टाइम में हम जनरली PDF भेजते हैं आपको, क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। तो कुछ भी हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाते हैं, ज्यादा जो है आपके मैक्सिमम पार्ट सिलेबस के वो यहीं से कवर होंगे। एक चीज और है, ये चीज मैंने इंग्लिश में रखा है, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यार हिंदी में हम कैसे पढ़ें। मैं सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। सो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, अब देखो ये पेपर हिंदी में नहीं आता है और इतना अच्छा कोई और आपको समझाएगा भी नहीं। तो मेरा ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, आपको सब चीजें समझनी है और हिंदी में इस चीज को नोट कर लेना है, ठीक है। कहीं नहीं मिलेगा, यही रीजन है कि मैं भी मजबूर हूं इसको बनाने के लिए। मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में और कुछ भी मुश्किल नहीं है, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना है। देखो, अभी रिसेंट में लीगल अवेयरनेस का ये इसलिए है कि रिमिशन किया गया था 11 लोगों का, जो बिल्किस बानो केस हुआ था, उसमें रेप के चार्जेस थे और मर्डर के, फैमिली के सारे मेंबर्स को मार दिया गया था। एंड बिल्किस बानो को, वो प्रेग्नेंट थी उस समय और उनकी 1.5 साल की बच्ची भी थी, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो ये कब है 2002 गुजरात दंगों का है। बात ये नहीं है, ये आपके लीगल अवेयरनेस में नहीं पूछा जाएगा। बात ये था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स बहुत जरूरी हैं, मैंने सिलेबस में आपको बताया था। और इसमें 2 आर्टिकल्स का जिक्र हुआ है जिसके तहत क्लीमेंसी या जो आपको
क्लीमेंसी पावर है या उनको छोड़ देने का, उनको जो पावर है वो 2 आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 72 याद रखिएगा, वो देता है 72। अब ये तो मैं हिंदी में बोल ही रहा हूं, जो होशियार बच्चा होगा वो लिख लेगा, और जो हिंदी का रोना रोता रहेगा वो रोता रहेगा। ठीक है, वैसे अगर सेपरेट इसका डॉक्यूमेंट ही चाहिए तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, लिखिए अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को यह पावर है, और अनुच्छेद 161 में, आर्टिकल 161 में गवर्नर को ये पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, कम्यूटेशन करता है, रिमीशन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, और रिप्राइव टू अ कन्विक्ट। कोई कन्विक्टेड है, भले ही वो फांसी तक क्यों ना हो, राष्ट्रपति को यह पावर होता है कि ये उसको पार्डन कर सकता है, लास्ट उन्हीं के पास होता है। ठीक है, कम्यूटेशन कर सकता है। कम्यूट मतलब अब 20 साल की सजा है, एकदम सख्त सजा है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, मान लो अकेले रहना है 20 साल, उसको समझ रहे हो आप, उससे बढ़िया है कि उसको क्या करेगा, उसको उस टाइम को कम कर देगा, तो कम्यूट कर देगा, उसको चेंज कर देगा कि चलो भाई हमने आपको क्या कर दिया, इसको मतलब इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को सबके साथ, सारे कैदियों के साथ आपको रहना है, तो कम्यूटर चेंज कर देना है उसके नेचर को। दूसरा रिमीशन, मतलब रिमीट कर दिया, उसको सजा से माफी कर दिया। उसके बाद रिस्पाइट और रिप्रीव का मतलब होता है आराम दे दिया। जैसे कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उनको सजा हो गई तो उनको रिप्रीव कर सकते हैं उस केस में। तो अलग अलग केस है, ये जब पढ़ेंगे हम लोग, प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाया हुआ है मैंने, अगर आप जाके देखोगे तो वहां पता चलेगा, फिर भी डिटेल देखेंगे। लेकिन आपको ये सारे चीजें पढ़नी है यहाँ पे। जो अभी रिमीशन हुआ था, रिमीशन मतलब उनको जो छूट मिला था, ठीक है, वो क्यों मिला था उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां समझिए, दीज आर सोवरेन पावर वेस्टेड इन द हेड ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे उनको ये उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि खुद से ही गए और उपयोग कर लिया उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा गवर्नमेंट में क्रिमिनल पीसी है, ठीक है, अभी आपको मालूम है ना 3 बिल आए हैं सेकेंडरी। पहला बिल तो फिर वापस ले लिया गया था, क्रिमिनल अमेंडमेंट, सॉरी सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, सब कुछ भारतीय न्याय संहिता, ये सब याद कर लेना, आपको बदल दिए गए हैं। ठीक है, सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत सेक्शन 432 में ये ऐसा प्रोविजन है कि स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 43 के तहत, सीआरपीसी 1973 के तहत वो रिमीट कर सकती है उसके थोड़े पार्ट को या पूरे पार्ट को, किसी भी कन्विक्ट को जो दोषी है उसको। ठीक है, ये आप नोट कर लो, ये जो आर्टिकल्स है ना ये नोट कर लो आप। बात समझ में आया आपको? रिमीट द होल और अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट टू विच अ कन्विक्ट हैज बीन सेंटेंस्ड इन केस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट की जो बात होती है मतलब जिंदगी भर की सजा, जब तक जिएंगे तब तक जेल ही में रहेंगे। द रिमिशन कैन बी डन ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट किसी को सजा मिला है, रिमिशन उसको तभी देगी राज्य सरकार जब 14 साल वो जेल में बिता ले कम से कम। ठीक है, इन जेल एज पर 433A ऑफ द सीआरपीसी, मतलब 433A कहते हैं सेक्शन 4, जैसे सेक्शन 420 होता है वैसे सेक्शन 430A के तहत उसको छूट दी जाएगी। देखो गवर्नमेंट को जो है प्रोविजन है 432 में, लेकिन ये उसे छोड़ा किस प्रोविजन के तहत जाएगा 14 साल के बाद, वो 433A के तहत। अब जाहिर सी बात है इन्हीं सबका रिलेशन होगा। लेकिन अब थोड़ा आते हैं इसके केस के बारे में कि ये केस एक्चुअली 2002 का केस है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ज्यादा हस्तक्षेप ना हो पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए इस केस को ट्रांसफर कर दिया था महाराष्ट्र में। बाकी सारी चीजें यहां लिखी हुई है। अब जब महाराष्ट्र में केस कर ट्रांसफर हुआ और सजा भी सीबीआई के कोर्ट महाराष्ट्र से हुआ था, तो सजा इन पे लागू हो गया, ये लोग चले गए जेल। ये देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में सीबीआई ट्रायल कोर्ट मुंबई सेंटेंस इंप्रिजनमेंट, सीबीआई ट्रायल कोर्ट ने इनको सजा दे दिया। ठीक है, अब इसमें से 2022 में एक राधे श्याम शाह थे, उन्हीं कन्विक्ट्स में से उन्होंने सरकार के पास रिमिशन एप्लीकेशन डाला कि भाई रिमिशन पॉलिसी 1992 के तहत हमें हमें अब बाहर जाने दिया जाए, बीमार हैं या जो रीजन है उनका अपना, वो इसमें दिया गया। ठीक है, अब ये अप्लाई उन्होंने किया, तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, इसमें आपको नहीं जाना है। ठीक है, इतनी बारीकी में नहीं जाना है आपको, बस वो पावर सेक्शन याद रखने हैं जो किया जाता है। अब इसमें जो है 2002 में कमीशन ऑफ द एक्ट हुआ था, 2002 में ये कांड कह लो या आप कह लो ये जघन्य अपराध हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर मई 2022 डायरेक्टेड द गुजरात गवर्नमेंट टू कंसीडर शाह एप्लीकेशन ऑफ प्री मैच्योर रिलीज। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को कहा कि आप कंसीडर करिए इनको छोड़ने का। अब ध्यान से सुनिए, यहां उन्होंने सिर्फ राधे श्याम शाह को बोला था। ठीक है,
तो उन्होंने गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी जो था हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूनानिमसली रिकमेंडेड द रिमिशन। अब वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गए, उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि हाँ इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन साथ में क्या हुआ, बाकी जो 10 लोग थे उन लोगों ने भी अपनी रिमिशन पिटीशन डाल दी। अब यहां दिक्कत हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि भाई इस पे विचार किया जाए, उसने छोड़ने को नहीं कहा था। ठीक है, ये विचार अल्टीमेटली किसके खाते में जाता है, राज्य सरकार के। तो इसको इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट आई, अगर पेपर पढ़ोगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको समझने में। मेन मुद्दा जो है ये आपको समझना है, उन्होंने कहा कि ये जो डायरेक्शन था, कंसिडरेशन हमने बताया था गवर्नमेंट के लिए या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, उसको उन लोगों ने मिस इंटरप्रेट करके इन लोगों को छोड़ दिया। अब फिर से आप आइए, रीजन क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि पहले तो जो लोग बाहर है उनको अंदर करो 2 सप्ताह के अंदर। ठीक है, और चूंकि ये केस चल रहा था महाराष्ट्र में, तो गुजरात सरकार उसको रिमिशन कैसे दे सकती है, भले ही उन्होंने गुनाह गुजरात सरकार के अधीन किया हो। समझ रहे हो आप, मतलब आदमी गुजरात के हैं लेकिन केस तो चल रहा था महाराष्ट्र में, तो ये रिमिशन का पावर महाराष्ट्र को है। पहली चीज, बहुत सारे फ्लॉज है इसमें, सो आपको ये ध्यान रखना है लॉ कैसे काम करता है। अब इसमें बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें आप देखोगे अलग अलग मुकदमे हुए हैं। आपको होमवर्क में देता हूं, आपको देखो यहां पे 2 केसेस का नाम दिया गया। फर्स्टली सीआरपीसी क्वाइट क्लियर दैट अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंसीडरिंग द रिमिशन एप्लीकेशन शुड हैव बीन महाराष्ट्र। जो इसके लिए उचित गवर्नमेंट है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, यहां सेकेंड केस हुआ है, सेकेंडली द लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया had laid down 5 grounds of which remission to be considered. The first to these whether the offense is an individual act of crime that does not affect the society. बहुत सारे इसके कंडीशन होते हैं। फिर संगीत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये आपको पढ़ना है। जो लॉ वाले स्टूडेंट है, थोड़ा देखो, आपको बहुत सारे केस स्टडी करने होंगे अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो। बात समझ गए। अब आ जाते हैं कि ये एक्चुअली अभी के टाइम में क्यों आया। ये पिटीशन पहले ही डाला गया था, बिल्किस बानो ने खुद अपनी इंसाफ की लड़ाई उन्होंने बहुत साल तक लड़ी हुई, और उस लेडी को मैं सलाम करता हूं। बहुत साल तक बहुत मतलब संघर्ष झेला है उन्होंने इस चीज के लिए। रिमिशन शुड बी कंसिडर्ड ऑन अ केस बाय केस बेसिस। बात समझ में आ गया आपको। अब यहां जो आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसमें डायरेक्शन दिए हैं। व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट रूल, द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर कैटेगराइज है गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैंने कहा था पहले ही, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थे। हो सकता है ये डायरेक्ट आपसे पैसेज में पूछ लिया जाए कि अगर ऐसा केस होता है तो कौन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। मे 2022 ऑर्डर that asked the Gujarat government to consider the remission petition was obtained through fraud and suppression of facts before the court. अब इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो ऑर्डर इन लोगों ने प्राप्त किया था, ये सप्रेशन ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, इधर उधर गलत सलत बात बता करके हमसे ऑर्डर ले लिया। ठीक है, होता है कभी कभी। ठीक है, इन मई 2022 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी नलिफाई। ठीक है, इट फर्दर ऑर्डर द सरेंडर ऑफ ऑल 11 पर्सन्स बिफोर जेल अथॉरिटीज विद इन 2 वीक्स। तो 2 वीक्स में इनको करना है। It held that the appropriate government for considering the remission petition in the stand cases is Maharashtra, and it may consider their petition in accordance with the law and the guidelines laid down by the Supreme Court, laid down by the court. This order has reinforced the faith in judicial system and rule of law. तो rule of law के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होता है rule of law। और हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लिख देते हैं विधि का शासन। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक करके टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, दिस इज द चेक वॉच फॉर यू। आप एक एक करके चेक करो, हिंदी वाले बच्चों को भी परेशानी नहीं होगी, मुझे पूरा पता है। और इंग्लिश से इतनी लंबी दूरी नहीं रखनी है कि आपको मुश्किल ही लगने लगे। एक एक करके हर वो चीज हम लेकर के आएंगे आपके लिए, कोई अपना उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और आपको टाइम टू टाइम ये समझना पड़ेगा कि वीडियो अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है और आप कर लोगे, आप सब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे। 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम में जरूर मिलना हमसे। थैंक यू सो मच। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि आपने देखा है, एंड इसके होम पेज पे जब आप जाओगे तो आपको रजिस्टर करने का एंड साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस देखना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का। सो आप जब जाओगे यूनिवर्सिटी सेक्शन में, तो इसमें देयर आर many types of university options like central university, as you see, state university, deemed university, private and other university. So आपका जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, इज नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज फुल्ली फंडेड बाय प्राइवेट एजेंसीज और प्राइवेट डोनेशंस, राइट। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डीम्ड यूनिवर्सिटी में।
हर वो यूनिवर्सिटी है, आपको टेंशन लेना नहीं है। एंड अगर हम बात करें सभी तरह की यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं, तो आप उन लोगों को लिखना है TA, ठीक है, TA टाटा। सो आपको आ जाएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ऑल डिटेल्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज कोर्सेज इज अवेलेबल हियर। सो सबसे पहले डिग्री अगर देखेंगे, प्रोग्राम कोर्स ऑफर डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम्स। अब एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट जो सिलेबस है हमारा, ये आप देखोगे MA सोशल वर्क ग्रुप का ही है। सो आप प्लीज बी केयरफुल। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क चिल्ड्रेन एंड फैमिली, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क डिसेबिलिटी एंड स्टडीज एक्शन, ये है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क दलित एंड ट्राइबल स्टडीज एक्शन, ठीक है। एंड एक और है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क मेंटल हेल्थ। तो सोशल वर्क के काफी सारे ग्रुप हैं। आप देखोगे यहाँ पे सोशल वर्क में पब्लिक हेल्थ को भी इंक्लूड किया गया है। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से वहाँ एक डिग्री कंप्लीट किया हूँ जस्ट, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब आपको ये समझना है कि क्या ये सोशल वर्क के इतने सारे ग्रुप है तो क्या सबका अलग अलग एग्जाम होगा? आपको हो सकता है पेपर अलग अलग सेट करने को आए, या हो सकता है एक ही एग्जाम है। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये क्लियर होगा। तो आप बहुत सावधानी से चूज करना, वहां पे देख लो सोशल वर्क के कितने ग्रुप हैं। विमेन सेंटर्ड ग्रुप, और ये जो है सोशल वर्क का लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स का। सो आपको जो एक ही कॉमन कोड इस्तेमाल हुआ है मैंने आपको दिखा दिया। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है ये सारी चीजें दिखाने में, बनाने में, एडिट करने में। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो ना तो मैं सारी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यूट्यूब पर लेकर के आ रहा हूँ। काफी मेहनत लगती है। सो वी नीड ऑल्सो इंस्पिरेशन माय डियर फ्रेंड, तभी हम लेकर के कंटिन्यूली आपके लिए लेकर के आएंगे। COQP11 और COET निकालना है ना, तो COET पॉइंट को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। COQP11 मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, राइट। सो ये सब का कोड एक ही है। अब आ जाते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैचलर्स और मास्टर डिग्री, ठीक है। 10+2+3 और 10+2+4 और 10+2+2+1 ईयर ब्रिज कोर्स, जो भी आप करो सिंपल याद है। आपके पास 15 साल की फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC रिकॉग्नाइज करती है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग, कैंडिडेट्स इन 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स to the first to fourth semester, and candidates studying in 4-year degree program should have passed in the subjects for first to sixth semester। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनको 3 साल के बाद अपियरिंग में भी वो भर सकते हैं, समझो। लेकिन तीनों ईयर में पास होना चाहिए। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 2 साल में पास होना चाहिए, नहीं कि बैक लगाओ। समझ में आया? Until a candidate submit their degree certificate and final mark degree sheets as evidence of having successfully completed the eligibility criteria by the given date, the admission offered by remain provisional। मान लो आपका एडमिशन हो गया एंड दैट टाइम आपने सारे सर्टिफिकेट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए, तो आपका प्रोविजनली ही रहेगा, ठीक है। इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट और मिसलीडिंग एट एनी पॉइंट इन द टाइम, देयर कैंडिडेचर एडमिशन शैल बी समरीली कैंसिल्ड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका कैंसिल कर दिया जाएगा किसी भी तरीके का गड़बड़ी होगा तो। उनके पास वो राइट है, लीगल राइट भी है, ठीक है। यही सब चीजों में दिया गया है। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया। आपको मैंने एक एक चीज बताने वाला हूं बहुत ही ब्रीफ से, और ये सिर्फ इसी चैनल पे मिलने वाला है कि वो बंदा जिसने खुद टॉप किया एग्जाम और वो खुद आपको पढ़ा भी रहा है। सो आपको ये चीज समझना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे, जो COQP11 है। ध्यान से आपने कोड देख लिया, इसका सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसके सिलेबस का पार्ट, राइट। सो सिलेबस इसका हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ये हमारे कोर्स के बारे में थोड़ा डिटेल है, इसको जरूर देखिए। और ये सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल से हमने बताया, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट का है, तो आप इसे आराम से देखो, समझो, कैसे तैयारी कर सकते हो, जरूर हमें बताओ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों ये आपका NTA का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में। डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा, इंग्लिश वर्जन है। इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से।
अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का। देखो मैं अभी बता दे रहा हूं, आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन, ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में। वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां, फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे। और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई? ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अब देख लेते हैं जनगणना, सेंसस, जीके है। तो ओवरऑल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहां है? ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो। सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस, यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज।
अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो। क्लियर है ये चीज, ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो, जो आप जाओ बुक शॉप पे, 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे।